नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए। हमने कुछ तैयारियां की हैं, कुछ स्टार्टिंग की हैं आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, आपके सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। आप सभी को पता है 15 में से सिर्फ एक इंसान जो है वो चुना जाएगा लेखपाल के लिए। अभी देखिए ट्रिपल सी भी कंपलसरी कर दिया गया है इसके लिए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज अभी हैं, लेकिन आपको सब तरफ से अपने जितने भी चीज़ें अदर्स आ रही हैं, बाकी सारी चीज़ों को हटा करके घोड़े की तरीके से सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने आप लगातार अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए और अपनी मेहनतों को डेली कीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी का जो हमारा लेखपाल का सेगमेंट है, इसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब हमारे 4 पार्ट में आती है। तो आपको सभी को पता है जिन 4 पार्ट्स में से जीएस का जब अगर पार्ट उठाते हैं तो लगता है बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, बहुत बड़ा एरिया हम लोगों को कवर करना है, कैसे होगा। तो कैसे होगा का जवाब ये क्लास लेकर के आती है। जीएस के पोर्शन में जितने भी आपको कंफ्यूजन होंगी, सारी कंफ्यूजन यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं हम लोग परीक्षा मंथन के प्लेटफॉर्म से। ध्यान रखिए इसमें आपको पढ़ाया क्या क्या जाएगा। तो जीएस के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपका कौन कौन सा हिस्ट्री, एक होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद से आपका मिडाइवल हिस्ट्री, फिर उसके बाद से आपका मॉडर्न हिस्ट्री। आफ्टर दैट आर्ट एंड कल्चर के कुछ पार्ट्स को भी ऐसे ही क्लासेस में जोड़ दिया जाएगा। फिर आपका आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी भी आपको पूरी तरह से कवर कराने के बाद फिर इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को कवर हम लोग कराने वाले हैं। तो खैर आज की क्लासेस आपकी जियोग्राफी पे है। जियोग्राफी का पार्ट 1 जो कि वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में आपको बताएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी रुकावट के और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होगा हमारे ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे आपके माइथोलॉजीज भी सामने आ जाती हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सामने आते हैं। हमारी पढ़ाई का स्ट्रीम क्या होगा, किस तरीके से हम पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अपने सन की पोजीशन यानी सूरज की पोजीशन, सूरज कहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमारे पूरे ब्रह्मांड में। और इसके बाद जो है हम देखेंगे अपने सौर मंडल के बारे में, क्योंकि सूर्य को थोड़ा जूम करेंगे तो उसके पूरे परिवार दिखाई देगा और उस पूरे परिवार में आते हैं हमारे सूर्य और उसके 8 ग्रह। और इन 8 ग्रहों के बाद हम देखेंगे पृथ्वी को अपनी, यानी हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ किस तरीके से चक्कर लगाता है सूरज का और कब कब इसके चक्कर लगाने से मौसम में परिवर्तन होता है और ये किस तरीके से झुका हुआ है, कितने डिग्री एंगल पे, ये सब कुछ हम क्वेश्चंस में कवर करेंगे। इसके बाद पृथ्वी को और जूम करेंगे और पृथ्वी के अंदर कौन कौन से हमारे बहुत सारे अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। इन सारी लाइंस को देखेंगे, प्राइम मेरिडियन लाइन को देखेंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसके बाद इक्वेटर्स को भी हम लोग कवर करते चलेंगे। यही नहीं, सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर आता है, इन सबको देखते हुए हम पहुंच जाएंगे अपने पूरे महाद्वीपों के स्टडी पे। यानी कि हम अपने वर्ल्ड जियोग्राफी में जितने महाद्वीप, हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं और जो 4 आपके ओशियंस हैं, उन सारे ओशियंस को, महाद्वीपों को, इन सबको हम कवर करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने वायुमंडल में। वायुमंडल को कवर करने के बाद फिर हम आ जाएंगे अपने इंडिया पे और वहां से स्टार्ट होगा आपका इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, एक ब्रीफली आपने सिलेबस को समझ लिया, कितना हम लोगों को पढ़ना है और कितनी चीज़ों को हम लोग को कवर करना है। इसके साथ बहुत ही सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन करके देखते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पोर्शन को, जिसको कि हम लोग सौरमंडल कहते हैं। लेकिन सौरमंडल से भी पहले हम लोग ब्रह्मांड को डील करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग ब्रह्मांड को जब देखेंगे अपने पूरे इमेज में, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कैसे इसका विकास हुआ, किस तरीके से इसका निर्माण होता है, और इसके बाद गैलेक्सीज को हम लोग 1 बाय 1 करके देखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने सबसे पहले आपके सामने आ जाता है ब्रह्मांड। इसको हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं। पहले तो ब्रह्मांड का एक अस्तित्व हुआ करता था। ब्रह्मांड को लोग मानते थे कि ये कितना बड़ा है कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अभी भी यही है कि ब्रह्मांड का पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जो आपको याद करनी है चीजें, उन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड है क्या। तो ब्रह्मांड ध्यान में रखते रहिएगा, गैलेक्सियों के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। बहुत सारी गैलेक्सियों के समूह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो एक वर्ड में तो आपने समझ लिया, बहुत सारी गैलेक्सीज को मिला करके हमारा ब्रह्मांड कॉन्सेप्ट बना लेता है। ठीक है, गैलेक्सीज क्या होती हैं, बहुत सारे तारों के समूह को, बहुत सारे तारामंडल जिसमें होते हैं उसे हम लोग गैलेक्सीज कहते हैं मोटी मोटा लैंग्वेज में। ठीक है, और फिर तारामंडल में बहुत सारे तारे होते हैं। तारा क्या होता है, तारा जो खुद की एनर्जी निकालता है, जिसकी खुद की ऊर्जा होती है और जिसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ये भी जन्म लेता है, ये भी मरता है। आगे के क्वेश्चन पे हम लोग यही सब पे डील करने वाले हैं।
चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो उत्पत्ति के मामले में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बिग बैंग थ्योरी का, और बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में सबसे पहले एक पिंड था जिसका तापमान बहुत ही अधिक था, जिसका घनत्व बहुत अधिक था, लेकिन जिसका आयतन बहुत ही कम था। ध्यान रखिएगा, जिसका आयतन, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कभी कभी क्वेश्चंस आपके यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी लेवल पे पूछ देते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग निम्न में से क्या सही है। एक ब्रह्मांड का पिंड जिसका तापमान अधिकतर था, घनत्व अधिकतम था, आयतन न्यूनतम था या अधिकतम था, यही में कंफ्यूज होता है इसमें। तो आयतन जो है न्यूनतम था, बहुत कम आयतन में बहुत ज्यादा ताप और बहुत अधिक घनत्व को लिए हुए जो पिंड ये सामने आपके दिखाई दिया, इसमें अचानक से विस्फोट होता है और विस्फोट होने की वजह से ब्रह्मांड में पूरी तरह से एक बहुत बड़ा धीरे धीरे पूरा फैलाव शुरू हो जाता है। इसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, बहुत ही बड़े महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। इस सिद्धांत को लेकर के कौन है, देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारी बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट का सिद्धांत। इसको कौन लेकर के आया था, तो एक नाम याद रखते रहिएगा, एक नाम है एब जॉर्ज लेमेंटियर। एब जॉर्ज, जी फॉर जॉर्ज है, एब जॉर्ज लेमेंटियर, ये नाम ध्यान में रखते रहेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन में भी इसको डील करेंगे। एब जॉर्ज लेमेंटियर को श्रेय जाता है हमारे बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक के रूप में। तो इन्होंने इसकी स्टार्टिंग कब की थी, इस जो इनका कॉन्सेप्ट था ये कब लेकर के आए थे, तो 1894 यानी 1894 में एब जॉर्ज लेमेंटियर लेकर के आए थे अपने कॉन्सेप्ट को, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इसको पूरी तरीके से प्रूव करने में इनको 1896 तक का टाइम लग गया, लेकिन फिर भी पूरे दुनिया में इनका कॉन्सेप्ट नहीं फैल पाया। लेकिन इसके बाद आते हैं एक वेगनर महोदय, इनका नाम हम देख लेते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे वेगनर महोदय, और वेगनर महोदय इनके कॉन्सेप्ट को और आगे लेकर के जाते हैं। कब तक, 1967 तक ये पूरी तरीके से प्रसारित कर देते हैं। 1967 तक ये प्रसारित कर देते हैं वेगनर महोदय हमारे बिग बैंग थ्योरी को। तो ध्यान में रखते रहिएगा, बिग बैंग थ्योरी के खोजकर्ता कौन थे, एब जॉर्ज लेमेंटियर या सिर्फ लेमेंटियर, आप ध्यान में रखेंगे। बिग बैंग थ्योरी की प्रसारित किसने किया था वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड में, तो इसको वेगनर महोदय ने प्रसारित किया था। इसको भी आप ध्यान में रखते रहेंगे। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम में माना जाता है कि लगातार अभी विस्फोट होने के बाद लगातार एक्सपेंशन बढ़ता चला जा रहा है, यानी हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता चला जा रहा है। इसके ऊपर पूरी रिसर्च हुई है, इसके ऊपर मैप की रिसर्च वगैरह है, वो सब कुछ यहाँ पे हमें डील नहीं करना है, क्वेश्चंस में ही हम लोग डील करेंगे ताकि आप गहराइयों को समझ सकें। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने तारामंडल। बहुत सारे हमारी जो गैलेक्सीज होती हैं, मैंने अभी पहले भी आपको बताया, बहुत सारी गैलेक्सियों का समूह क्या कहलाता है, हमारा सौर मंडल, सॉरी जो हमारा क्या ब्रह्मांड कहलाता है, जिसको कि हम लोग अपना स्पेस कहते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो ब्रह्मांड में आपने देखा कई सारी गैलेक्सीज ये क्या होती हैं, गैलेक्सीज कई सारे तारे, कई सारी आकाशीय पिंडों का एक समूह होती है, जिसका कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसमें एक केंद्रीय बल लगता है, जिसका एक अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, और जिसके चारों तरफ सभी पिंड जो हैं पूरी तरह से चक्कर काटते रहते हैं। किस किस आकार का होता है, तो ये देखिए, ये सर्पिलाकार भी हो सकता है, जैसे हमारी गैलेक्सी है कौन सी, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम दुग्ध मेखला गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं, आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसका आकार है सर्पिलाकार, लेकिन यहीं पे कई सारी और गैलेक्सीज हैं जो दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार, अंडाकार, कई सारे आकार में आपको दिखाई देंगी। ये सभी गैलेक्सीज के आकार हमको सामने दिखाई पड़ते हैं। तो गैलेक्सीज क्या होती हैं, ये आपने पूरी तरह से समझ लिया। गैलेक्सीज क्या होती हैं, गैलेक्सीज के बारे में आपको मैंने पूरी बातें बता दी। अब अगर बात की जाए हमारे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज हैं, तो टोटल लगभग 1000 अरब गैलेक्सीज माने जाते हैं, और असंख्य तारे हमारे पूरे ब्रह्मांड में माने जाते हैं। इसका कोई गिनती नहीं है। 1000 अरब बोलने का मतलब यह है कि पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और इसी में से हमारी जो मंदाकिनी आती है, हमारी जो कौन सी हमारी जो गैलेक्सी आती है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ध्यान में रखते रहेंगे, इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे दुग्ध मेखला गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। इसी के कॉर्नर पे हमारा सूर्य है, जो कि परिक्रमा को पूरी करता है हमारी पूरी गैलेक्सी के। इसको ध्यान में आपने रखा। चलिए आगे हम लोग डील करते हैं अपने अब तारे पे। कौन सा तारा है हमारा तारा है सूर्य, और सूर्य को हम लोग यहाँ पे डील करना स्टार्ट करेंगे। सूर्य से पहले हम लोग तारों को समझ लेते हैं। देखिए आपने क्या क्या कवर किया, अभी हम लोग एक स्ट्रक्चर पे समझ लेते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने समझा हमारे किसको,
ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड जो है गैलेक्सियों का समूह है, कई सारी गैलेक्सीज का समूह क्या है, ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है भैया, तो कई सारी गैलेक्सीज इसमें डाल देते हैं। ये क्या है, तो ये हो गया हमारी गैलेक्सी। और गैलेक्सी क्या है भाई साहब, ये हमारी गैलेक्सियां हैं, कई सारी गैलेक्सियां। ठीक है, और ये गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी जो है कई सारे तारों का समूह है, कई सारे तारों का समूह है। हालांकि तारों के कई सारे स्पेशल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कई सारे स्पेशल स्ट्रक्चर को हम तारामंडल बोलते हैं। लेकिन गैलेक्सी को नॉर्मली समझने के लिए बता दूं, कई सारे सेलेस्टियल बॉडीज के मिक्सचर को हम बोलते हैं हमारा गैलेक्सी। इसी तारे के बारे में अब हमें समझना है, इसी स्टार के बारे में समझना है कि व्हाट इज स्टार, ये तारा होता क्या है और ऐसा क्या होता है इसमें जिसकी वजह से इसमें खुद की एनर्जी आती है। तो भाई साहब देखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं अपने तारों को। जब भी हम एक स्टार की बात करेंगे, जब भी हम एक तारे की बात करेंगे, तो इसकी ऊर्जा का स्रोत होता है, इसके प्रकाश का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। कौन सा, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई साहब, आप लोगों की डिमांड होती है सर इंग्लिश वाला नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसे, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसे। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, जहां पे दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के, दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के जो है क्या बनाते हैं, हमारे हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दो हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम नाभिक, हीलियम परमाणु का एक निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, तो भाई 1s2 एक हो गया समस्थानिक, 1s2 दूसरा, केमिस्ट्री वाले तुरंत ध्यान में रखिएगा 2He4 ये निर्माण होता है, प्लस ऊर्जा उत्पादन होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें। इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और इसी से निर्माण होता है हमारे एक हीलियम का, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यही पूरी तरीके से पावर का सोर्स होता है हमारे स्टार के, हमारे तारे के पूरे पावर का सोर्स यही होता है जिसको आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया तारे के सोर्स के बारे में। तो सर क्या हमारे सूरज में भी ऐसा होता है? बिल्कुल, हमारे सूरज में भी ऐसा होता है। हमारा सूरज भी क्या कर रहा है, हमारा सूरज भी इसी तरीके से दो हाइड्रोजन को मिला करके एक हीलियम बना रहा है। और एक हीलियम मिलने पे, जब एक हीलियम बनता है हमारा 2He4 जब बनता है, तो बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी को हम नाभिकीय संलयन के रूप में देखते हैं। आपके सामने एक इमेज है जिसमें ध्यान में रख सकते हैं स्टार की एनर्जी के बारे में बताया है, कहां से आती है ये। तो स्टार की एनर्जी H+H=He+, और बहुत सारा एनर्जी, लॉट्स ऑफ एनर्जी यहां पे आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख ले रहे हैं हमारे रेड जियांट के बारे में। ये क्या होता है, तारे की एक स्थिति होती है जिसे हम रेड जियांट यानी कि लाल दानव के रूप में देखते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से और आपको बता करके हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपका थोड़ा लेवल तो बना दूं ताकि आप लोग कुछ क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व भी कर सकें। तो देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया था तारों के बारे में। तारे क्या होते हैं भाई साहब, नाभिकीय संलयन की वजह से जिनमें ऊर्जा का निर्माण होता है और जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिनमें ग्रेविटी होती है यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसे हम कहते हैं तारे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा तारे कब जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं छोड़ दीजिए। ठीक है, जन्म की बात कर लेते हैं, सूरज की बात कर लेते हैं और सारी चीजें। सबसे पहले तारे को देख लिया आप लोगों ने, ऊर्जा कहां से मिलती है, तारे की मृत्यु कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में पूछ चुका है, यूपी के लेवल पे भी पूछ रहे हैं, मतलब पेट सवाल है एक तरीके से। तारे का ऐसे पूछता है, तारे का रंग बताता है, तारे का रंग बताता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। आपके सामने चार ऑप्शन, कई सारे ऑप्शंस होते हैं। एक लिख देगा आपका ताप, एक बताता है आपका दूरी, एक बता देगा आपका घनत्व, एक लिख देगा आपका क्या है, एक आपका लिख देगा, क्वेश्चन में कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी लिख देगा। इसमें क्या है, मतलब इसको बता देगा आपका, मान लीजिए सघनता बता देगा, घनत्व हो ही गया। फिर उसके बाद आपका द्रव्यमान पूछ लिया, मान लीजिए इनमें से क्या बताता है तारे का रंग। तो देखिए, तारे का रंग जो है ये ताप बताता है कि तारा कितना गर्म है, उसकी आयु भी बताता है, आयु भी बताता है और ताप भी बताता है एक तरीके से। ताप कैसे बताएगा, अगर तारा लाल रंग का है और अगर तारा नीले रंग का है, लाल और नीला ये दो कलर को आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा। अगर तारा क्या है, लाल रंग का है, तो मतलब कि ये तारा धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है। और अगर नीले रंग का है तो यानी कि बहुत ज्यादा गर्म है, ये बहुत ज्यादा गर्म है। लाल है तो मतलब धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है। ऐसा क्या हो जाता है, थोड़ा सा हम समझना शुरू कर लेते हैं। जब भी कोई नया बना हुआ तारा सामने आता है, नया बना हुआ तारा जो ही अगर सामने आता है तो उसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, धीरे धीरे इनके हाइड्रोजन हीलियम में बदलते बदलते एक ऐसा टाइम आता है जब पूरे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब पूरे हीलियम
सिर्फ हीलियम बचता है जब, तो इसका कलर क्या है, धीरे धीरे रेड हो जाता है। और ये सिर्फ रेड ही नहीं होता है, ये रेड जियांट हो जाता है। ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ना, इतना छोटा सा जो सूर्य की तरीके से तारा है, ये बड़ा होकर के इतना बड़ा रेड जियांट हो जाएगा, जिसे हम रक्त दानव बोलते हैं। रक्त दानव या फिर लाल दानव के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। और ये लाल दानव जब बड़ा होता है तो इसमें विस्फोट होता है। विस्फोट कैसा होता है, विस्फोट को आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा। इसका जब आउटर कवर ब्लास्ट होता है तो इसे हम नोवा विस्फोट कहते हैं, नोवा तारा कहते हैं। आउटर कवर जब विस्फोट हुआ तो इसे हमने नोवा बोल दिया, ठीक है। बीच में क्या बचता है, बीच में इसके पार्ट बचता है जो, इसे हम लोग बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ, यानी कि श्वेत वामन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग श्वेत वामन। बीच में एक पार्ट बचेगा जो कि पूरी तरीके से एनर्जी को लिए रहेगा, व्हाइट कलर का, छोटा रहेगा ये, इस वजह से इसको व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। जब पूरे तारे में विस्फोट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट, उसे बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। और सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद क्या होता है, अगर तारा बहुत बड़े आकार का है, बहुत ही बड़े आकार का तारा है, तो ये बन जाएगा हमारा ब्लैक होल। क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा ब्लैक होल। और अगर तारा थोड़े छोटे आकार का है तो ये बनेगा या तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर पल्सर स्टार, या तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर पल्सर स्टार। इसको ध्यान में रखते रहेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपसे अक्सर पूछ देता है कि व्हाइट ड्वार्फ या फिर सुपरनोवा विस्फोट के बाद क्या होता है, ब्लैक होल बनता है। इसके निर्माण की बात आप ध्यान में रखते रहिएगा। ब्लैक होल जिसको हम लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, एक ऐसा एरिया जिसपे से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता है। बहुत पहले माना जाता था कि प्रकाश नहीं गुजरता है, इसका मतलब ब्लैक होल की फोटो भी नहीं ली जा सकती है। लेकिन अभी हाल ही में नासा ने एक इमेज कैप्चर करके करेंटली ये प्रूफ कर दिया कि ब्लैक होल की भी फोटो ली जा सकती है। ओके, चलिए आगे की चीजों को हम लोग देखना स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसे सप्तर्षि तारे के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसे तारामंडल का हम लोग, कई सारे तारों के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब ये हमारा सौरमंडल है, इसको हम लोग क्वेश्चंस में डील करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन आगे थोड़े डील कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग चीजों को यहाँ पे देखना स्टार्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ गया है। क्वेश्चन सिंपल सा है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहला प्रयोग किया गया था हमारे इरेटोस्थनीज जी के द्वारा। सबसे पहला प्रयोग भूगोल शब्द का किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? जब तक मैं ये क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं, उस क्वेश्चंस के पीछे आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं इसके आंसर को। आप लोग पूरी तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। आप खुद को चेक कर पाओगे कितना % आपकी तैयारी है। भाई साहब 15 में से एक लड़के को चुनना है, 15 में से एक लड़की को चुनना है, या फिर 15 ओवरऑल आप लोग हो, एक सीट के दावेदार 15। कोई कुछ भी नहीं, सब चीज मिला जुला करके खींचना है बस, और कुछ नहीं। जितना दम लग सकता है लगा दीजिए, पूरी मेहनत कर लीजिए। क्वेश्चन आपका, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो ये हिकैटियस हैं जिन्हें कि भूगोल का जनक माना जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या, हिकैटियस हैं जनक। नाम किसने दिया भूगोल का? नाम किसने दिया? नाम किसने दिया? फिर से याद दिला दे रहा हूं यहीं पे आपके, ठीक है। नाम किसने दिया? नाम आपके सामने है, जिसने कि इरेटोस्थनीज ने। इन्होंने क्या कहा, इसको भूगोल कहते हैं ऐसा बताया। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया? तो ये हिकैटियस ने दिया। इसको ध्यान में रखते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे एक एक ऑप्शंस को हम लोग डील कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ी चीजों को देखेंगे, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको मैंने अभी समझाया, बिग बैंग थ्योरी, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अभी मैंने समझाया आपको बिग बैंग थ्योरी। चलिए कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कौन से लोग बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिए, लेमेंटेयर, जिन्हें मैंने बताया एब जॉर्ज लेमेंटेयर, इन्होंने स्थापित किया था हमारे बिग बैंग थ्योरी का, जो कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांतों में माना जाता है, जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। इसके अलावा दोलन सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये सभी जो आपको अदर नेम दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भी ऐसे ही रिसर्चेस किए थे, उसको हम लोग डील करेंगे आगे की क्लासेस में। हमारा सौरमंडल किस मंदाकिनी में स्थित है? किस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल सिचुएटेड है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो मिल्की वे गैलेक्सी, ध्यान में रखते रहिएगा। आपको गैलेक्सी का फोटो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सूरज एक कोने पे है, देखते हैं मतलब प्यारा सा बेचारा किनारे, और ये पूरी तरीके से क्या करता है, राउंड करता है, एक चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी हमारे सूरज का चक्कर लगाती है, वैसे ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का भी चक्कर सूरज एक लगा लेता है। आगे क्वेश्चन,
सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, यहीं से हम लोग अपने सूरज को डील करेंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, क्वेश्चंस में ही मैं आपको कॉन्सेप्ट भी डील करके दूंगा। तो यहाँ पे आपका आ जाता है क्या, सूरज में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, ये हो गया हमारा सूर्य। सूर्य की बात की जाए तो सर्वाधिक कौन सी, एक हाइड्रोजन होती है, एक हीलियम होती है भाई साहब। टोटल हाइड्रोजन प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो 71% जो है ये हाइड्रोजन है, 26.5% यानी 26.5% हमारा हीलियम है। अदर गैसेज 2.5% पाए जाते हैं। टोटल ये है हमारा पूरे सूरज के जितने गैसेस पाए जाते हैं उनमें से मेजॉरिटी कौन सी गैस की है। तो क्या भैया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कौन सा हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, आंसर इज हाइड्रोजन। 71% पाया जा रहा है, मजाक थोड़े ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया हाइड्रोजन, इसको ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। अभी सौरमंडल भी हम इसी तरीके से डील करेंगे क्वेश्चंस में ही, एकदम आराम से पढ़ते रहेंगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, बर्नार्ड या प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एंड द आंसर इज आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है हमारे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा निकटतम तारा है। देखिए आपको कुछ स्ट्रक्चर अभी आगे कुछ इमेजेस, कुछ मतलब कुछ आगे के जो क्वेश्चन हैं उसमें ये सारी चीजों की इमेज भी आपको दिए हुए हैं। इसी क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया है। जब भी हम अपने सौरमंडल को देखते हैं, अभी हम धीरे धीरे सौरमंडल तक पहुंच रहे हैं, अभी हम लोग सूरज तक पहुंचे, सौरमंडल तक भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, चिंता ना कीजिएगा, अभी हम पहुंचेंगे। फिर ये एरिया ले लेंगे आप लोग, ये है हमारे 2 प्रकाश वर्ष लगभग की दूरी है, प्रकाश वर्ष भी होता है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इस सौरमंडल के इस दूरी के बाहर हमारा अल्फा सेंचुरी समूह के 3 तारे दिखाई देते हैं, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी, एंड फिर उसके बाद आपका दिखाई देता है यहाँ पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसके इमेज में अभी आपको दिखा दूंगा। इन दोनों में से सबसे छोटा जो है, इन तीनों में से, ये हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि हमारे सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। सूर्य यानी हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा क्या नाम है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसको ध्यान में रखते रहेंगे, ठीक है। इसके आगे की चीजों को हम लोग यहां ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ये जो सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है, सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है, ये खोज करके बताया था हमारे कॉपरनिकस ने। इन्होंने ग्रहों के संबंधित नियम भी दिए थे, और सूर्य के चारों तरफ ग्रह और बहुत सारे ग्रह, मतलब पृथ्वी और बहुत सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, इसके लिए हमको एक परिभाषा लेनी पड़ेगी। तो सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं भाई साहब सूर्य। सबसे पहले तो सूर्य, उसके ग्रह, सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उपग्रह। इसके बाद आता है आपका क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो कि पूरी तरह से सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसके बाद आता है आपका धूमकेतु, इसके बाद आता है आपका उल्का या उल्का पिंड। ये सभी मिला करके, ये सब कुछ मिला करके क्या बनाते हैं, हमारे सौरमंडल को बनाते हैं। तो इसके अलावा अगर कुछ नहीं है तो उसको आप मान लीजिए कि यह सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह है, बिल्कुल है सर। धूमकेतु है, बिल्कुल है सर। ग्रह है, बिल्कुल है सर। निहारिका नहीं है, तो ये निहारिका क्या है, निहारिका को हम नेबुला के नाम से जानते हैं। एवेंजर्स वाली नेबुला मत याद रख लेना आप लोग, लेकिन खैर नेबुला होता क्या है, नेबुला आकाश में स्थित, आकाश में स्थित धुआं होता है, एक तरह का तूफान होता है आकाश में स्थित, धूल का तूफान, जिसको हम नेबुला या फिर निहारिका के नाम से जानते हैं। तो ये जो है हमारे सौरमंडल का पार्ट नहीं है, ये ब्रह्मांड का पार्ट है। चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, एग्जैक्टली नहीं बताया जाता है, लेकिन आपका एनसीईआरटी 89 कह रहा है, तो 89 आप भी कहेंगे। 88 या 89 में कॉन्फ्लिक्ट है, बट हमारी एनसीईआरटी में 89 लिखा है, इस वजह से आप 89 को ही मान करके चलेंगे। तो पूरे तारामंडल की बात तो हम लोगों ने अभी देखा ही था, उसको समझ चुके हैं। क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। विस्फोटी तारा, देखिए विस्फोटी तारा के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया। देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने। विस्फोटी तारा यानी कि विस्फोट होता हुआ तारा। अभिनव तारे को हम लोग क्या बोलते हैं, ये विस्फोटी तारा होता है। अभी मैंने बताया नोवा, सुपरनोवा के बारे में, तो अभिनव तारा क्या होता है, हमारा विस्फोटी तारा के रूप में जाना जाता है। बाकी सारी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजें अभी हम लोग जब आगे हमारा सौरमंडल वाला क्वेश्चन आएगा उसको हम वहां डील करेंगे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था, अभी मैंने बताया, कॉपरनिकस, जिन्होंने ग्रहों की गतियों के बारे में भी बताया था। कॉपरनिकस जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी और सूर्य जो है पूरी तरह, मतलब सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी हमारी घूमती है, ग्रहों संबंधित नियम वगैरह, ये सारी चीजें हमारे कॉपरनिकस ने दिया था। तो ध्यान रखेंगे, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है,
किस कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। खोजा किसने था? कॉपरनिकस ने खोजा था। क्वेश्चन आ गया आपका, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो चलिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा जो नॉर्वे में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है, ये कब दिखाई देता है? क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर। देखिए, जब भी हम सूरज को ध्यान में रख लेते हैं, हमारा ये हो गया हमारा सूरज, ठीक है, और सूरज के साथ हम डील कर लेते हैं अपनी पृथ्वी को। अभी आगे हमको वो इमेज में मिलेगा जिसमें हम लोग पूरी पृथ्वी को डील करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे, ये आप सभी को पता है। नॉर्थ पोल, देखिए जब इस तरीके से इस पोर्शन पे जब आएगा, जब इस पोर्शन पे आएगा, इस तरीके से इस कंडीशन में आया, तो क्या है? नॉर्थ पोल पे क्या है? नॉर्थ पोल पे हमारे 24 घंटे के दिन हो जाएंगे। नॉर्थ पोल पे 24 घंटे के दिन हो जाएंगे। जब 24 घंटे के नॉर्थ पोल पे ही दिन हो जाएंगे, तो रात में भी, यानी भले ही रात के 12 बजे रहे, उस समय भी हमको धूप दिखाई देगी, उस समय भी हमको सूरज दिखाई देगा। इसी को कहा जाता है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। ये होता कब है भाई साहब? एक बार हुआ उत्तरी ध्रुव में, एक बार अगर इधर आ गया, क्या इधर तक अगर पृथ्वी आ जाती है तो यहाँ पे क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव में 24 घंटे के दिन रात होंगे। इसको कहते क्या है? तो इसको कहते हैं, जो हम पूरा थोड़े पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को डील करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। कौन सा? अरोरा, एक होता है अरोरा बोरियालिस, बोरियालिस दोनों बोलते हैं इसको। अरोरा बोरियालिस होता है जब उत्तरी ध्रुव पर सूर्य देर तक चमकता है, तो इसे हम लोग अरोरा बोरियालिस कहते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, अरोरा बोरियालिस तो अभी हम लोग जब देखेंगे, सूर्य के जब लपटें निकल करके जाएंगी, इसको हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। अभी आप लोग देख लेते हैं जो हमारा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, ये हमारा दिखाई देता है 21 जून को। अभी चीजों को हम डील करते हैं यहीं से, कुछ डेट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कुछ डेट्स जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। वो कौन कौन से डेट्स हैं? तो वो डेट्स हैं आपके जब नॉर्वे में दिखाई दे रहा है रात में हमारा सूरज। सबसे पहले आप कुछ डेट्स को याद रखिए, जैसे कि हमारा 21 मार्च आ जाता है, 23 सितंबर आ जाता है, और उसके बाद 21 जून और 22 दिसंबर आ जाता है। आंसर तो आपका यही है, 21 जून ही है। इसको हम लोग आगे भी देख लेंगे, ठीक है। 21 जून ही है। ऐसा होता क्यों है? 6 डेट्स आपको याद कराऊंगा, 6 डेट्स आपको याद कराऊंगा, उससे बाद आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। एक डेट आप ध्यान में रखते रहिएगा, 3 जनवरी का। 3 जनवरी को क्या होता है? 3 जनवरी को होता है उपसौर। उपसौर का मतलब क्या है? सूरज सबसे ज्यादा पास आ जाता है पृथ्वी के, यानी पृथ्वी सबसे ज्यादा सूरज के पास आ जाती है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को क्या होता है? 4 अप्रैल को होता है अपसौर। अपसौर का मतलब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर चली जाती है। सॉरी, 4 अप्रैल नहीं, 4 जुलाई है, 4 जुलाई, जब क्या है? पृथ्वी सबसे ज्यादा दूरी पे चली जाती है हमारे सूरज से। इसके बाद 2 डेट्स और, इक्विनॉक्स यानी कि हमारा विषुव होता है। इक्विनॉक्स का कौन कौन सा डेट्स है? इक्विनॉक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे विश्व बोलते हैं। विश्व मतलब एक आपका ग्रीष्म विषु होगा, एक आपका फिर उसके बाद शरत विषु होगा, बसंत विषु, शरत विषु होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। कौन सा? 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। ये 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? जब हमारे सूरज की रोशनी हमारे भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी की जो मध्य रेखा है, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, तो भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स यानी विषुव का समय। और ये साल में 2 बार होता है, एक होता है 21 मार्च को, एक होता है हमारा 23 सितंबर को। और यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट अब आ गया आपका, जिसको आपको ध्यान में रख लेना है, जो कि हमारे नॉर्वे से भी रिलेटेड है। इसको कहते हैं अयनांत यानी सोलिस्टिका। एक होता है हमारा ग्रीष्म अयनांत, एक होता है हमारा शीत अयनांत, जिसको कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको सोलिस्टिका के नाम से जानते हैं, सोलिस्टिका यानी कि अयनांत, ठीक है। अयनांत को हम लोग देख लेते हैं। अयनांत कौन कौन सा? एक अयनांत हमारा हो गया कर्क रेखा, कर्क संक्रांति वाली यानी ग्रीष्म अयनांत। एक हो गया शीत अयनांत वाला यानी कि मकर संक्रांति। 21 जून और 22 दिसंबर। कौन सा? 21 जून और 22 दिसंबर। ध्यान में रख रहिएगा, 21 जून और 22 दिसंबर कैसे याद कर लें? जब 21 जून का टाइम आता है तो इस समय हमारा सूरज सीधा चमकता है किस पे? कर्क रेखा पे। ये वाली जो कर्क रेखा आप देखते हैं 23.5 डिग्री पे हमारी जो कर्क रेखा दिखाई देती है, 22.5 डिग्री पे, ठीक है। 23.5 डिग्री पे हमको जो दिखाई देती है कर्क रेखा, इसको आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारी मकर रेखा जो रहती है, मकर रेखा पे सीधा कब पड़ता है? मकर रेखा पे सीधा पड़ता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को हमारा सूरज जो है डायरेक्ट चमकता है हमारे मकर रेखा पे। इसको हम ध्यान में रखते रहेंगे। चलिए
ये तो आपने डेट्स याद कर लिया। इसका मतलब क्या है, 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को हमारी भूमध्य रेखा पे सीधे जो है सूरज की रोशनी पड़ रही है। 23 सितंबर को क्या हो रहा है, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे सीधे हमारी सूरज की रोशनी पकड़ रही है। ठीक, 21 जून को क्या है, कर्क संक्रांति है, कर्क रेखा पे सीधे हमारी सूरज की रोशनी चमक रही है और इसी समय नॉर्वे में आधी रात का सूर्य दिखाई देता है, अर्धरात्रि सूर्य। 22 दिसंबर को क्या है, तो इस समय दक्षिणी जो हमारा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें हमारा मकर रेखा है, मकर रेखा पे सीधी हमारी सूरज की रोशनी चमकती है और ये 22 दिसंबर का टाइम है, जिसको कि आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। उपसौर अपसौर दोनों देख लिया आप लोगों ने। कौन सा, एक आपका 4 जुलाई वाला टाइम हो गया, एक आपका 3 जनवरी वाला टाइम हो गया, दोनों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। खगोलीय एकक आप लोग ध्यान में रखेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय एकक कहते हैं। कितनी है ये दूरी, 14,95,97,870। ठीक है, 14,95,97,870, जिसको कि 14.98 के हिसाब से भी हम लोग ध्यान में रख लेते हैं, 14.98 करोड़ किलोमीटर के रूप में। यही होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी और इसी को कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम एक खगोलीय एकक के रूप में भी याद करते हैं। क्वेश्चन अभी जो मैंने बताया था वही क्वेश्चन फिर से आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अब अगर ये उत्तरी गोलार्ध में चमकता है तो ये नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य होगा, दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ये जो है क्या दिखाई देगा, हमारे दक्षिणी ध्रुव पे रात में 12 बजे के टाइम में भी आपको सूर्य दिखाई देगा। क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत मैंने अभी आपको बताया था, 71% हमारा हाइड्रोजन पाया जाता है, 26.5% हमारा हीलियम पाया जाता है और 2.5% हमारे अदर गैसेस पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ डील किया था। क्वेश्चन आपका सिंपल सा, इनमें से कौन सा एक तारा है। तारा का मतलब क्या है, तारा का मतलब जिसके पास खुद की एनर्जी है, जिसके पास खुद का प्रकाश है, जिसके पास खुद की ग्रेविटी, हालांकि ग्रेविटी तो लगभग सभी सेलेस्टियल बॉडीज में होती हैं, लेकिन जिसके पास खुद का प्रकाश है, जिसके पास खुद की ऊर्जा है, जिसके चारों तरफ पिंड भी परिक्रमण करते हैं और उससे ऊर्जा और पूरी तरह से प्रकाश लेते हैं, तो ये हमारा सूर्य है इकलौता जो कि तारा है। पृथ्वी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, चंद्रमा तो उपग्रह है यानी ग्रह की परिक्रमा करने वाला। सो द आंसर इज सूर्य। ये सब क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते थे पहले, अभी तो बहुत ही लोअर डिवीजन पे ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सौर पृष्ठ पर तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, इसी वजह से मैंने क्वेश्चंस में आपको इसको मतलब क्वेश्चंस में डील करने की बात भी बोला था मैंने। जब भी हम अपने सूरज को देखेंगे, सूरज के कोर होते हैं, जैसे कि हमारे पृथ्वी का कोर है वैसे सूरज का भी कोर है। कोर का तापमान होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारे कोर का तापमान यानी केंद्रीय भाग का तापमान। इसके बाद हम जब बात करेंगे अपने सतह के तापमान, तो सतह का तापमान हमारा होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे सूरज के सतह का तापमान। इसके बाद अगर बात करें सौर धब्बे यानी सौर कलंक की बात, यानी कि सन स्पॉट, जहां से हमारे लपटें निकल करके बाहर चले जाते हैं, इसका भी कुछ एक तरह से टेम्परेचर होता है। इसका टेम्परेचर क्या, 1500 डिग्री सेल्सियस इसका भी टेम्परेचर होता है। इसको ध्यान में रखते रहेंगे। सबसे कम टेम्परेचर सौर कलंक पे होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि सौर कलंक का तापमान कितना है, तो ये हमारा 1500 डिग्री सेल्सियस। इसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा है सौर के सतह पर यानी सौर पृष्ठ पर तापमान, तो ये हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस आसानी से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। कौन सा है, बड़ा सिंपल सा, मैंने फिर से याद करा देता हूँ, फिर से याद कराऊं। 71% हाइड्रोजन पाया जाता है, 26.5% हीलियम पाया जाता है, 2.5% में आपका आर्गन हो, नियान हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सब कुछ पाया जाता है। तो आपका हीलियम जो है ये सेकंड नंबर पे बहुतायत में पाया जाने वाला, मेजॉरिटी में पाया जाने वाला हमारा गैस है, सूर्य के कंपोजिशन में पाया जाता है। क्वेश्चन है आपका, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो सिंपल से याद रखिए, 8 मिनट 16.5 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड एग्जैक्टली ये जो है पूरी गणना अभी प्रेजेंट टाइम में की गई है। लेकिन अगर ऑप्शंस को देखें तो 8.3 मिनट जो है ये लगभग बराबर में आ जाता है इसके, जिसे हम लोग 8 मिनट 16.5 सेकेंड के रूप में जानते हैं। इतना टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में, धरती तक पहुंचने में इतना टाइम लगता है। इसको आप लोगों ने ध्यान में रखा। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा बड़ा सिंपल सा, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है।
बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चंस होता है ना, आपके सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकते हैं कि आप बहुत सारा कुछ पढ़ के नहीं गए। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आप वो सारी चीजें भूल जाते हैं जो सभी चीजें सबको पता होती हैं। जो चीज़ें किसी को नहीं पता वो तो सबको ही गलत ही करेगा, लेकिन जो चीज़ें सिर्फ सबको पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें अक्सर लगभग आप लोग भूल जाते हैं, जिस वजह से आपके नंबर धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को याद रखिए और क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपके आंसर मैं देखने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन क्या है, सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है। यहाँ से हम सौरमंडल को थोड़ा डील करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो ये हमारा बुध है, जो पूरे सौरमंडल में सबसे पास में पाया जाता है। पूरे सूर्य के सबसे पास में कौन सा हमारा सौरमंडल में सबसे पास में कौन सा, बुध पाया जाता है। जब हम अपने सौरमंडल के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें हमारे 4-4 करके 2 सेट में ग्रह दिखाई देते हैं। एक ग्रह सबसे पास में है जिसे हम लोग बुध यानी कि मरकरी के नाम से जानते हैं। दूसरा ग्रह आता है हमारा शुक्र यानी कि वीनस के नाम से। तीसरा ग्रह हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, जिसे अर्थ के रूप में जानते हैं। चौथा ग्रह मार्स यानी कि मंगल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसे हम क्षुद्र ग्रह पट्टिका के रूप में जानते हैं। इसके बाद जो ग्रह आते हैं इनकी बनावट थोड़ी दूसरी होती है। इसके बाद कौन से ग्रह आते हैं, इसके बाद आता है हमारा बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा सैटर्न यानी कि शनि, जिसे हम लोग सैटर्न के नाम से जानते हैं, ब्रह्मांड का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। और इसके बाद आता है हमारा यूरेनस, जिसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। एंड लास्टली हमारा नेपच्यून आता है, जो कि सबसे दूरवर्ती ग्रह पड़ जाता है हमारे पृथ्वी के, हमारे पूरे सौरमंडल का। चलिए इसको थोड़ा डील कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा समझते चले जाते हैं, ताकि आगे के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करते हुए चले जाएं। तो चलिए डील करने में सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या पूछ दिया, सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बुध है। बुध की बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। बुध की बात क्या करेंगे हम लोग, कुछ चीज़ों को हम लोग यहीं पे रिलेट करते चलते हैं। जिसे हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं, बुध सबसे कम समय में सूरज की परिक्रमा करने वाला कौन सा ग्रह है, तो ये हमारा बुध ग्रह। 88 दिनों में ये पूरी परिक्रमा कर लेता है हमारे सूरज की। सबसे बात कर लें, सबसे ज्यादा छोटा ग्रह कौन सा है पूरे सौरमंडल में, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये भी हमारा बुध ग्रह है। सबसे ज्यादा पास में कौन सा ग्रह है, तो ये भी हमारा बुध ग्रह है। सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो ये भी हमारा बुध ग्रह है। सुबह में यहाँ पे 427 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तो शाम में -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ध्यान में रख सकते हैं, देखिए 427 डिग्री सेल्सियस सुबह में कहीं टेम्परेचर हो, 173 डिग्री सेल्सियस शाम में कहीं टेम्परेचर माइनस में -173, तो कितना टॉप पे जाके कितना लो पे चला जा रहा है, ये ध्यान में रख सकते हैं। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह पूछेगा तो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा, सबसे ज्यादा ताप वाला ग्रह। तापांतर वाला तो ये हो जाएगा हमारा बुध ग्रह। सबसे कम ताप वाला, सबसे ठंडा वाला ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा नेपच्यून। सबसे ज्यादा दूरी पे है, बर्फ है, दूर होने की वजह से यहाँ पे तापमान बहुत ही ज्यादा कम है। इसको रिलेट करके याद रखते रहेंगे। बुध को हम लोग थोड़ा सा और यहाँ डील करेंगे। जैसे बुध की बात कर ली जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका विशेष गुण माना जाता है। सबसे ज्यादा विशेष गुण इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं। इसको हम लोग ध्यान में रखते रहेंगे, याद करते रहेंगे, ठीक है। कुछ और चीज़ें आपको बतानी थी, लेकिन उसको हम लोग आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि 4 ग्रह जो स्टार्टिंग में पाए जाते हैं, इसको हम लोग पृथ्वी तुल्य ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं इसे। और जो बाहर के 4 ग्रह पाए जाते हैं, ये गैसीय चट्टानों, गैसीय गोलों पे आधारित होते हैं, कई सारे गैसों का मिश्रण होते हैं, और इसे हम लोग बाह्य ग्रह, बाहरी ग्रह या बृहस्पति तुल्य ग्रह के रूप में जानते हैं। जिसमें हम लोगों ने देखा था जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के रूप में। आंतरिक ग्रह में कौन से थे, मरकरी, वीनस, अर्थ और हमारा मार्स, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह हमारे कौन से थे, आंतरिक ग्रह थे। दोनों के बीच की डिवाइडिंग लाइन क्या थी, डिवाइडिंग लाइन थी हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट, जिसको कि हम लोग क्षुद्र ग्रह पट्टिका कहते हैं। याद रखेंगे। क्वेश्चन अगले की तरफ हम मूव करते हैं। आंसर तो आपका हो गया बुध, सबसे पास का ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। एक वर्ष का मतलब क्या होता है, 365 दिन, लगभग 365 होता है। एग्जैक्टली 365 भी नहीं होता है, वो भी हम अभी इसी क्लास में डील करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि बुध एक चक्कर जो सूरज का है कितने दिन में लगा लेता है, यानी एक वर्ष कैसे। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वही लैंग्वेज है। 88 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है हमारा बुध पूरे सूर्य का। क्वेश्चन है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। चलिए इसको भी डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो जब भी हम अपने सूरज को देखेंगे तो सूरज में सबसे पहले नंबर पे जो ग्रह आता है हमारा मरकरी यानी बुध है, इसके चारों तरफ घूमने वाले उपग्रह नहीं है। इसके बाद आता है हमारा वीनस यानी कि शुक्र, इसके चारों तरफ घूमने वाले कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर आती है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला एक उपग्रह है जिसे हम लोग मून यानी चंद्रमा के रूप में जानते हैं। फिर आता है हमारा मंगल यानी कि मार्स, इसके
दोनों तरफ दो उपग्रह घूमते हैं, जिससे एक को नाम देते हैं फोबोस, दूसरे को नाम देते हैं हम डिमोस, यानी कि दो उपग्रह इसके दिखाई देते हैं, एक फोबोस एक डिमोस। किसके उपग्रह हैं? ये किसके हैं? मंगल के। इसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा? बृहस्पति, जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हमारे दिखाई देते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है और इसका जो उपग्रह भी है गैनेमिड नाम का, गैनेमिड इनका सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है गैनेमिड। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा सबसे बड़ा ग्रह आता है जिसे हम लोग शनि के रूप में जानते हैं। इसके भी मतलब सर्वाधिक जो इनके मतलब जो होते हैं सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट जो होते हैं, ठीक है, यानी प्राकृतिक उपग्रह, इनमें भी सबसे बड़ा इनका सैटेलाइट, दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है जिसे हम लोग टाइटन के रूप में जानते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है, इनके भी सैटेलाइट्स होते हैं, यानी सबके सैटेलाइट्स हैं, सबके उपग्रह हैं, लेकिन ये जो दो बेचारे सबसे पास में हैं, यानी बुध और वीनस, यानी कि बुध और शुक्र, इन दोनों के क्या होते हैं? कोई भी उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई साहब? आंसर है बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैंने बोला कि बुध जो है सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। आप भी किसी बाल्टी में अगर तेजी से पानी को घुमा दो और उसमें कुछ कोई भी मतलब कण उसमें डाल दीजिए आप नॉर्मली, तो आप देखेंगे जो दूर पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे एक चक्कर लगाने में ज़्यादा टाइम लगा देगा, ज़्यादा पाथ उसको कवर करना है। लेकिन जो पास में ही रहेगा उसको कम पाथ कवर करना है, तो वो बड़ी तेजी से घूमेगा और पास में ही क्या है, बड़ी तेजी से एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो इसको आप लोग रिलेट करके ध्यान में रख लेते हैं, जो सबसे पास में है वो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। अगर आप लोगों को पता करना है सबसे अधिक समय में कौन लगाता है, सबसे दूर जो होगा वो सबसे अधिक समय में चक्कर लगाएगा, यानी कि नेपच्यून। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक समय लगता है, कितना लगता है ये आप लोग मेंशन करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। शुक्र और पृथ्वी के परिक्रमण काल लगभग बराबर हैं। मंगल का जो है ये ज्यादा है पृथ्वी के परिक्रमण काल से, दूरी के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये हमारा आ जाता है शुक्र। देखिए पृथ्वी जितना लगभग बड़ा है हमारा शुक्र, और शुक्र को हम इसी वजह से कई सारे उपनाम दे देते हैं। कौन कौन से उपनाम? सबसे पहले तो इसको हम लोग बोल देते हैं पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन के रूप में बोलते हैं। पृथ्वी की बहन कैसी बहन? जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? ये कहते हैं हमारे शुक्र ग्रह को। इसी के साथ शुक्र को कुछ और भी कहते हैं, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह कहते हैं। प्रेशर कुकर जैसी स्थिति है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस होने की वजह से क्या है, ये बहुत मात्रा में 98% CO2 यहाँ पाया जाता है। ध्यान रखते रहिएगा, यहाँ के वायुमंडल में 98% क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पाया जाता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी आती है लेकिन वापस जा नहीं पाती है, वो पूरी तरीके से वहीं पे कवर हो जाती है। कवर होने की वजह से क्या है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और बहुत अधिक टेम्परेचर होने की वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है और इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे प्रेशर कुकर जैसी स्थिति दिखाई देती है। क्वेश्चन आपसे पूछे किस ग्रह पर सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? ये हमारा CO2 पाया जाता है शुक्र ग्रह पे। क्वेश्चन और सारे भी पूछ सकते हैं आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके देखना शुरू कर देते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये हमारा शुक्र ही है। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं? कौन सा? भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ये भी हमारा शुक्र ग्रह ही है। इसी के साथ शुक्र को और ज्यादा हम डील करते चलें तो अभी आकार और घनत्व में लगभग बराबर होती है हमारे पृथ्वी के, इसको आप ध्यान में रखते रहेंगे। और दो चीज और याद रखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका पूछेगा क्या है, उल्टी दिशा में चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी, मतलब पृथ्वी को लेकर के बाकी जितने भी आपके ग्रह हैं टोटल मैक्सिमम चक्कर क्या लगाते हैं? पश्चिम से पूरब। लेकिन ये जो है दो ग्रह, एक है हमारे शुक्र, एक है हमारे अरुण। शुक्र और अरुण, अरुण का मतलब क्या होता है? यूरेनस, ठीक है। एक अरुण है यानी एक यूरेनस है और एक हमारे भाई साहब शुक्र हैं। ये जो दो ग्रह हैं ये उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं, बाकी सभी ग्रह क्या हैं? पश्चिम से पूरब चक्कर लगाते हैं, यानी वहां पे सूर्योदय पूरब के साइड में होता है। आपसे क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा था यूपीपीसीएस के लेवल पे, पूछा क्या था? पूछा ये था कि कौन सा ग्रह है जहां पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पश्चिम दिशा में होता है, सुन करके लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। इसका आंसर शुक्र था क्योंकि उसमें अरुण यानी यूरेनस नहीं दिया था। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में अक्सर ऐसे पूछ दिए जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए, उसमें शुक्र नहीं ऑप्शन में दिया था, यूरेनस दे दिया था। तो अक्सर आप लोग जब डीप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इन सारी चीजों को आसानी से डील कर लेते हैं। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अभी अभी मैंने बताया शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। भोर का तारा किसे जाना जाता है? भैया सांझ का तारा होता तो भी हमारा शुक्र ही माना जाता। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पूरी तरह से कवर किया आपने जो भी सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को, और इसके बाद हम कवर करेंगे अपने और सारे ग्रहों को और जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी को, कुछ उपग्रह हैं उनको भी डील करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। चिंता ना कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के चलेंगे हम लोग। जैसे आपको ईजी टू मॉडरेट पेपर मिलता है ना, ईजी टू मॉडरेट, इस तरीके से आपको ग्राफ दिखता है, पूरा ग्राफ दिखेगा इजी टू मॉडरेट किस तरीके से क्वेश्चंस है, बिल्कुल उसी तरीके से हम भी लोग लेकर के चलेंगे अपने ग्राफ को। धीरे धीरे आपको मॉडरेटेड क्वेश्चंस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, अभी तो बिल्कुल छोटे छोटे मामूली क्वेश्चंस हैं, आराम मतलब आसान क्वेश्चंस हैं। आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, प्लस कॉन्सेप्ट के साथ करंट भी आपको डील करके बताता चला जाऊंगा, क्योंकि भैया जितना इंपॉर्टेंट और टफ हो गया है प्रेजेंट टाइम के एग्जामिनेशंस का लेवल, वो आप सभी के सामने है। कोई भी चीज सामने आती है उसके करंट अफेयर से उठा करके उससे पूछ दिया जाते हैं क्वेश्चंस। कोई भी चीज, जैसे शुक्र का भी बताया, शुक्रयान मिशन किस देश द्वारा भेजा जा रहा है? तो भैया भारत के द्वारा भेजा जा रहा है। अभी शुक्रयान मिशन मैंने आपको पढ़ाया भी था, कितने देश अभी तक शुक्र पर अपने मिशन भेज चुके हैं, ये अगर याद हो तो बताइए। अब शुक्र ऐसे नहीं पूछेगा, घुमा करके पूछेगा, लेकिन कैसे, एक एक चीजों को डील करेंगे तो ही तो आपको समझ में आएगा। पहले माना जाता था शुक्र पे कभी जीवन ही नहीं था, लेकिन अब माना जाता है कि यहाँ भी जीवन की कंडीशंस थी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से, CO2 बढ़ने की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने की वजह से शुक्र पे भी ऐसी कंडीशन आ गई कि यहाँ पे जीवन नहीं हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग की माने तो ये कहते हैं कि जितने भी ग्रह हैं सभी पे क्या है, जीवन हो सकता है। सूर्य पे भी वो तो मानते हैं कि एलियंस हो सकते हैं। तो खैर सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं और जो करंट अफेयर्स की चीजें हैं, चारों तरफ होकर के बहुआयामी एनालिटिकल होकर के हम लोग सारी चीजों को डील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।